नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का सब टोटल करवा दूंगा। तो आज मैं आपके लिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, ये हूबहू क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। देखिए, आपका टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, ये 17/9 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 2018 का। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है रीजनिंग की है, ठीक है, लेकिन ये जीके में घुसा दिया गया है। रीजनिंग और जीके दोनों का मिक्स है। तो ये क्वेश्चन तो देखिए इजी लग रही है। क्या बोला है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो, यानी कि जो डिफरेंस हो। तो ये आप देखिए कि इसमें आपका देखिए कि ये फर्स्ट नंबर जो है क्या लिखा हुआ है, थॉमस एडिसन। ये तो वैज्ञानिक है, आपको पता है अभी, ठीक है। दूसरा में देखिए, तीसरा में देखिए ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये भी वैज्ञानिक हैं। चौथा में अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये हमारे विराट कोहली जी है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग के क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट प्लेयर है। तो इसमें तीनों में चारों में अलग कौन हो गया, तो विराट कोहली। तो इसका आंसर क्या होगा, विराट कोहली। देखिए, आपकी जो ग्रीन वाली है टिक लगी वो सही है, बाकी तीनों गलत है। अब चलिए इसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, थॉमस एडिसन ये किस चीज़ का आविष्कार किए थे, तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एडिसन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये क्या किए थे, टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत बड़े आइंस्टीन थे, आपको भी पता होगा। इसने बहुत सारी थ्योरियाँ दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। बॉस आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिए थे। और इन्हें ही 1921 में, ठीक है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वो किस चीज़ के लिए दिया गया था, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला था। और अब रहे ये हमारे विराट कोहली जी। तो ये सबको पता ही है, इनको 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ जीके की क्वेश्चन देखनी है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसको स्किप कर देंगे। बाकी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ की मैं बाद में करवा दूंगा। चलिए ये 5 नंबर वाली क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी पिंड, थोड़ी मैं इसे जूम कर देता हूँ, सॉरी, अच्छे से दिख जाएगी। चलिए अब 5 नंबर वाली क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में डैश निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या लिखा हो, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में क्या, मतलब डैश में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता है कि कोई भी पिंड है, पिंड का मतलब कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु है, ठीक है। इसको आराम से समझिएगा, कोई भी वस्तु है। अब इस पर क्या बोल रहा है, असंतुलित बल। ये पॉइंट को पकड़िएगा, असंतुलित बल। कहने का मतलब है कि असंतुलित किसको बोलते हैं, जैसे कि आप पहले कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक उस चीज़ को चेंज कर देते हैं तो वो असंतुलित हो गया। जैसे कि अगर मैं बाइक चला रहा हूँ 30 के स्पीड से और अचानक मैं 90 के स्पीड में चला दिया तो वो मेरी गाड़ी संभल नहीं पाएगी, उसी को बोलते हैं असंतुलित। यानी कि जो पहले काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ बढ़ा या कम करके काम करना, उसी को क्या बोलते हैं, असंतुलित। तो अब देखिए आप,
कि अगर आप असंतुलित बल लगाते हैं किसी चीज़ पर भी, ठीक है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसका भार तो परिवर्तन नहीं होगा, भार में कुछ नहीं होगा, द्रव्यमान तो जो है वही रहेगा, द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होने की संभावना ही नहीं है। तीसरा नंबर आकृति, आकृति में भी कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़े ना है कि आप उसमें बल लगा दिए तो वो आकृति बहुत बड़ी हो गई या छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसका कौन सा आंसर होगा, देखिए चाल, चाल इसका, चाल में इसका परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर किसी भी चीज़ का अगर आप उसमें बल लगा रहे हैं तो उसमें निरंतर क्या होगा, चाल में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं देखिए आपको बताता हूँ, ये भार और द्रव्यमान में अंतर बताता हूँ कि भार और द्रव्यमान किसे कहते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान का क्या होता है, इसको अगर तोड़िए, द्रव्य प्लस मान। द्रव्य का मतलब होता है किसी भी पदार्थ, मतलब जिसका भी कुछ भी चीज़ है उसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्य होगा। द्रव्य का मतलब जिस चीज़ से वो बनी है उसका कुछ ना कुछ होगा, उसके अंदर मटेरियल होगी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्य। और उसका जो मान होगा, मतलब वो कितना है नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो देखिए द्रव्यमान किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर आपका वेट 40 kg है, पेन का 100 ग्राम या किसी चीज़ का द्रव्यमान क्या होता है, उस चीज़ के अंदर कितना मटेरियल है वो शो करता है द्रव्यमान, ठीक है। लेकिन भार में वैसा चीज़ नहीं है। भार क्या बोलते हैं कि भार का मतलब होता है कि पृथ्वी जिस बल से, ठीक है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। नहीं समझ में है? जैसे अभी मेरा वेट 60 kg है, ठीक है, मेरा वेट 60 kg है, ठीक है। अब इसका जो है पृथ्वी भी मेरे ऊपर कुछ बल लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रही है, मेरे ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है और वो उस फोर्स से मुझे खींच रही है, ठीक है। तो ये तो मेरा द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब पृथ्वी जिस बल से मुझे खींच रही है अपने केंद्र की ओर, उसी को हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। भार को W से डिनोट करते हैं और W बराबर क्या होता है, m/g। m क्या है मेरा, ये मास है यानी कि द्रव्यमान, और g क्या होता है, ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि जिस बल से मुझे खींच रही है। तो अब g का मान, ये जो होता है g का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। यानी कि इस बल से वो हमें अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका मान लीजिए कि आपका भार अगर आपको निकालना है, आपका भार आपको पता नहीं है, ठीक है, आपका अगर भार आपको पता नहीं है तो आप भार कैसे निकालिएगा, m/g से, यानी कि आपका द्रव्यमान मान लीजिए 60 kg है, ठीक है, और g का मान कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन इसको हम राउंड फिगर में 10 भी मान सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका 600, और 600 क्या होगा, ये न्यूटन होता है, ठीक है, यानी कि ये इतने फोर्स से आपको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है, ठीक है। तो ये अगर आपका भार पूछेगा तो ये आपका 600 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन आपका द्रव्यमान पूछेगा तो आपका 60 kg होगा। तो ये भार और द्रव्यमान में डिफरेंस है, द्रव्यमान कितना 60 kg और भार कितना आपका 600 न्यूटन। तो चलिए ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर के क्वेश्चन, ये सबसे अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप भी देखिएगा तो लगेगा कि बहुत भारी है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो बहुत ईजी है। देखिए मैं कितना आसान से बताता हूँ। देखिए ये क्या लिखा हुआ, निषेचित अंडा, ठीक है, युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है। ये लग रहा होगा पूरा हार्ड है, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखिए आप खुद अब इसे बना दीजिएगा। निषेचित अंडा है, निषेचित से इसका क्या करिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसे पढ़िए पहले 2-3 बार, और उसका क्या करिए, उसको संधि विच्छेद करिए, मतलब उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़िए,
तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो निषेचित अंडा, चलिए इसको एकदम बेस्ट एग्जांपल से बताते हैं। आप नी को हटा दीजिए इससे, ठीक है, तो आपका क्या सिंचित हो जाएगा। तो सिंचित का मतलब समझते हैं आप लोग, गांव में देखे होंगे। सिंचित का मतलब होता है उस पटाई करना, या मतलब खेत में पानी डालना, सूखे खेत है उसमें कि पानी डालना, उसको क्या बोलते हैं, सिंचाई करना, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, निषेचित यानी कि मतलब सिंचित क्या है, अंडा। जैसे कि खेत में, सूखी खेत में आप पानी डालते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंचाई हो जाती है। उसी तरह का अगर अंडा है, ठीक है, उसको सिंचित करने के लिए आपको शुक्राणु की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप निषेचित अंडा कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि वो जो अंडा है उसके अंदर शुक्राणु चले गए हैं, ठीक है, वो सिंचित हो गया है। मतलब पहले अंडा सूखा था, अब क्या होगा, उसमें जैसे खेत में पानी चला गया तो सिंचाई हो गया, और अंडा में अगर वो शुक्राणु चला गया तो आप समझ जाइए कि वो सिंचित हो गया, यानी निषेचित हो गया अंडा। इसी का इंग्लिश नाम फर्टिलाइज एग होता है, ठीक है। और जब ये एग फर्टिलाइज यानी निषेचित अंडा, ये क्या होता है, जब अब कोई भी चीज़ देखिए, दो चीज़ को अगर आप मिलाते हैं तो ज़रूर है कि वो तीसरा चीज़ कुछ ना कुछ बन जाएगा। पानी में आप चीनी डाल दीजिए, शरबत बन जाएगा, चाय या दूध को मिला दीजिए, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ को आप डालिए वो तीसरा चीज़ बन जाएगा। ये भौतिकी का, फिजिक्स का नियम है कि किसी भी दो चीज़ को आप समान रूप से मिलाइए या असमान रूप से मिलाइए, एक मिश्रण बनेगा, एक आपका यौगिक बनेगा, कुछ भी चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, दो चीज़ जब मिली तो किसका निर्माण हो गया, युग्मक। युग्म जो बोलते हैं जायगोट को, जायगोट, ठीक है। यानी कि अगर सिंचित अंडा हुआ है तो ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब ये ही जायगोट जो होता है, ठीक है, ये जो जायगोट होता है यही भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण आप सुने होंगे, भ्रूण हत्या, ठीक है, तो वही वाली भ्रूण है, यानी कि बच्चा जो होता है उसकी हत्या करना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। अब ये सब ऑप्शन छोड़ दीजिए, बस इसको समझिए, आप खुद ब खुद इसको क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, भ्रूण हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा, एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये भ्रूण जो होती है, ठीक है, यही जा कर के आगे आपका 11 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगर गर्भ में अगर 11 सप्ताह का बच्चा है तो वो भ्रूण अवस्था में उसको बोला जाता है, ठीक है। और उस भ्रूण अवस्था में आप ये डिसाइड नहीं कर पाइएगा कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, आपको ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आप इतना 11 सप्ताह के भीतर आपको जानना है कि वो बच्चा किस चीज़ का है, मेल है या फीमेल है, तो आप उस चीज़ को नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीज़ हो गई। चलिए अब मैं ऑप्शन पर चलता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि सिंचित अंडा है भाई, और ये क्या बन गई, जायगोट बन गया है, युग्मज बन गई, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, अंडाशय। पहला कुछ ऑप्शन अंडाशय। अंडाशय किसको कहते हैं, अंडाशय देखिए जहाँ पर अंडा बनता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। और अंडा किस में बनेगा, आपको ही पता है कि फीमेल में बनेगा। किसी भी जीव जंतु हो या किसी भी चीज़ को, पेड़ पौधे को ले लीजिए, वो अंडा जो बनेगा वो फीमेल में ही बनता है, ठीक है। तो अब इसमें जब अंडा बनेगा तो आप देखिएगा गर्ल्स में 2 अंडे होते हैं। गर्ल्स में कितने अंडे होते हैं, 2 अंडे होते हैं, और वो दोनों साइड होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और वो कहाँ होते हैं, तो पेट जो होता है जिसको आप उदर बोलते हैं, उसी के नीचे होते हैं दोनों अंडे, ठीक है। और वो जो अंडे होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि पीरियड साइकिल जो होती है, ठीक है, उसमें से क्या होता है कि अगर एक मंथ जो है इस अंडे से, मतलब इस अंडाशय से अंडे बनेंगे, एक मंथ इससे बनेंगे, यानी एक मंथ लेफ्ट से एक मंथ राइट से, ठीक है, दोनों से अंडे बनते हैं, एक एक मंथ का गैपिंग रहता है, तो उसमें दोनों से अंडे बनते हैं, ठीक है। और वो अंडे जो होते हैं उससे 2 हार्मोन निकलते हैं इसी से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 तरह के अंडे
से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। और यही हार्मोन जो है के कारण जो होता है, आप लोग सुने होंगे कि जो बच्चे जिस समय होते हैं उस समय यही दोनों हार्मोन निकलता है, तो उसे मतलब प्रॉब्लम कम होती है, डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम कम होती है। अगर नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर इसका इंजेक्शन लगाता है और इस दोनों हार्मोन को वहाँ से निकालता है। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन किस में होता है, मेल में या फीमेल में? तो एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल का है और प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल का अंडाशय है। तो आपको समझ में आ गया कि अंडे कितने होते हैं, 2 अंडे होते हैं, ठीक है। अब देखिए गर्भाशय क्या होता है, ठीक है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय बोलते हैं कि जहाँ पर बच्चे, ठीक है, जब भ्रूण अवस्था होती है तो भ्रूण अवस्था के बाद 11 सप्ताह के बाद बच्चे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? गर्भाशय में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है पलते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं वो गर्भाशय में ही। तो इसका आंसर क्या होगा? गर्भाशय। क्योंकि आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि फर्टिलाइज अंडा जो होता है वो जाइगोट किस में चला जाता है? तो अंडाशय में तो जाएगा नहीं, ठीक है। कहाँ चला जाता है वो? गर्भाशय में चला जाता है और वहीं से इसकी देख रेख होती है। योनि तो नॉर्मल चीज़ है, योनि तो पता ही होगा, ठीक है। और गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, जो गर्भाशय से जो लिक्विड निकलती है, ठीक है, उसी को गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, वो 2 तरह की होती है। एक होती है बाह्य, ठीक है, बाह्य, और एक होती है आंतरिक, आंतरिक, ठीक है। 2 तरह की फर्टिलाइजर होती है, यानी कि जो निषेचित होता है वो 2 टाइप से होता है, एक बाहरी रूप से, एक आंतरिक रूप से। तो बाह्य रूप से कौन होता है? जैसे कि आपने मेढक को देखा होगा और मछलियों को देखा होगा, वो दोनों आपस में कभी मतलब संपर्क, बॉडी संपर्क उसका नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं, बच्चे होते हैं उनके बच्चे, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, सिस्टम होता है, तो वो मतलब बाह्य रूप से ही हो जाते हैं। हवा के, किसी का हवा के द्वारा हो जाएगा, किसी का जल के द्वारा हो जाएगा। जैसे फूल वगैरह हो गई, ये सब का हवा के माध्यम से हो जाती है। और जलीय जीव जो होती है, जैसे मेढक हो गई, मछली हो गई, ये सब का जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचित अंडा होता है, उसका क्या होता है? वो जल के माध्यम से होता है, ठीक है। और ये आंतरिक वाला जो होता है, जिसमें कि मतलब बॉडी का अटैचमेंट जो होता है वो आंतरिक रूप से होता है। इसमें हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य हो जाता है, जानवर हो जाता है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? लैटिन शब्द, लैटिन एक शब्द होती है, ठीक है। ये लैटिन शब्द पहले अमेरिका में, फ्रांस की भाषा लैटिन ही थी, तो वहीं से लिया गया। मतलब वो सब जो देश से, अमेरिका, फ्रांस, ये सबसे जो वर्ड लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लैटिन बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें बोल रहा है कि कौन से रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम लैटिन से नहीं लिया गया है, क्लोरीन भी नहीं लिया गया है, ठीक है, कार्बन भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरन होगा, ठीक है। चलिए अब इसका आयरन जो होता है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। अब देखिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 13, यानी 13 होती है, ठीक है। और आपको पता होगा कि भूपर्पट्टी में, ठीक है, भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। दूसरा हो गया कि भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा हो गया, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है कौन होता है? वो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। हालांकि एक और होता है इसका, क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट,
लाइट, ठीक है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ये भी याद रख लेनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट को याद रखनी है। चौथा इसका क्वेश्चन है कि इसका जो ये बहुत हल्का होता है, ठीक है, ये बहुत हल्की होती है, इसके कारण जो है हवाई जहाज़ का जितना भी पुर्जा होता है, यानी कि जितना भी उसका पार्ट्स होते हैं, वो सब के लिए इसका एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17। इसको वर्ग 17 में ही रखा गया है। देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17, और इसको कौन से वर्ग में रखा गया? तो 17 वर्ग में, ठीक है। वर्ग टोटल कितने? 18, और 17 वर्ग वाले को क्या बोलते हैं? हैलोजन। 17 वर्ग वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है कि क्लोरीन का रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछ देता है बहुत बार। तो इसका रंग क्या होता है? पीला और हरा, ठीक है, पीला प्लस हरा दोनों का मिक्स इसका रंग होता है, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन ये आपका सबसे बड़ा, ये क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कीटाणुनाशी में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि कहीं भी अगर ब्लीचिंग करना हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्लोरीन ज़रूर रहेगा। कितना भी कुछ हो, क्लोरीन हर जगह रहता है साफ़ सफाई करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन आपका कार्बन। अब देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो VVI है, वो क्या है कि वायुमंडल में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा 0.03%, ठीक है। यानी वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है कि इसके अपर रूप पूछा जाता है, ठीक है। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? तो सबसे मोस्ट जो होता है वो होता है हीरा प्लस ग्रेफाइट। एक हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है। तो हीरा जो होती है वो सबसे कठोर होती है, देखिए एक कठोर है और दूसरा सबसे लचीला, ठीक है। एक कठोर, दूसरा सबसे ज़्यादा लचीला होती है। उसके बाद क्या होता है? हीरा जो होती है वो विद्युत का कुचालक होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट सुचालक होती है, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया? देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6 होता है, ठीक है। कार्बन जो होता है वो वायुमंडल में कितना परसेंट होता है? तो 0.03% होता है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? 2 अपर रूप होते हैं। कौन कौन? तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा क्या होता है? हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट सबसे लचीला होता है। हीरा क्या होता है? कुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाह नहीं होगी, ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। चलिए अब चौथा देखते हैं आयरन देखिए, जिसका कि संकेत या शॉर्ट फॉर्म बोलिए फेरस होता है, इसको कि Fe लिखते हैं, ठीक है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 56, यानी 56। आयरन की परमाणु संख्या 56 होती है। इसका जो होता है अयस्क 2 को पूछा जाता है ज़्यादा। कौन होता है? एक हेमेटाइट है, हेमेटाइट, और दूसरा कौन होगा? मैग्नेटाइट। दो इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं अयस्क में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसका एक क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि आप मंगल ग्रह को देखे होंगे, ठीक है। वो लाल दिखता है, ठीक है। मंगल ग्रह के लाल दिखने का कारण क्या होता है? यही आयरन, वहाँ पर क्या होता है? आयरन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए आयरन ऑक्साइड रहता है, ठीक है। यानी कि जिसको लो ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो आयरन की ही मात्रा आती है, तो उसके कारण ही मंगल ग्रह लाल दिखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सी क्वेश्चन रही है आपकी? हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए।
2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये तो करंट अफेयर है, ये मार्क टोली, इसको लगा लीजिए। बाकी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो आपके कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान किससे है? कुश्ती से है। और आगे ये सब जीके जीएस की क्वेश्चन है, रीजनिंग की है, तो ये सब मैं आपको बाद में करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। एप्पल के बाद 900 बिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो वो है आपकी अमेजन। ये भी करंट अफेयर की क्वेश्चन है, लेकिन इसके मैं CEO सबका बता देता हूँ। CEO इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि प्रमुख होता है, या संस्थापक जो बोलिए सब वही होता है। संस्थापक बोलिए, CEO बोलिए, सब उसका वही रहता है। तो अमेजन के CEO कौन है? जेफ बेजोस, ठीक है। गूगल के तो आपको पता ही होगा, सुंदर पिचाई, ठीक है। और फेसबुक के कौन हो गए? मार्क जुकरबर्ग। और आपके वॉलमार्ट का इसका कौन हो गया? डॉग मैकमिलन, ठीक है। तो अमेजन के CEO कौन हो गए? जेफ बेजोस, गूगल का सुंदर पिचाई, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग और वॉलमार्ट का डॉग मैकमिलन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आप इसको रिवीजन कर भी लीजिएगा, बाद में फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।